हाय एवरीवन, सभी का स्वागत है एमआई के पार्ट 5 रिलेशन इन फंक्शन के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने वाले हैं, और जो मिसलेनियस के पहले के एग्जांपल्स है वो भी हम कवर करेंगे, यानी कि ये चैप्टर आज पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। देखो बच्चों, शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। जो 2024 का जो सिलेबस है यानी 23-24 का, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन कटे हुए हैं। कोई अगर पिछला सिलेबस लेके बैठा है तो क्वेश्चन काफ़ी सारे कटे हुए हैं। तो शुरू करते हैं, पहले कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। देखो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। ये एक्चुअली दो फंक्शन को मिला के बनता है, या दो से ज़्यादा फंक्शन भी हो सकता है। इसमें आप करते क्या हो, पहले आप एक फंक्शन को सॉल्व करते हो, उसका जो रिजल्ट आता है उसको दूसरे फंक्शन के अंदर रख के सॉल्व करने लग जाते हो। यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक का जो रिजल्ट है उसको दूसरे के अंदर सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, यानी कि जैसे एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे तीन मैंने एक स्केच दिए हुए ए बी सी। तो ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो एक्स है, तो एक्स को सॉल्व कर रहे हैं अपन एफ ऑफ एक्स के अंदर। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जिसके अंदर अपन एक्स को रख कर सॉल्व करने वाले हैं। एफ ऑफ एक्स में अपन क्या करेंगे, एक्स को रख के सॉल्व करेंगे। फिर अगर मैं कोई एक और फंक्शन जी मानता हूँ, जहाँ पर जी किसको बोलेंगे, ये अपना जी है। अगर मैं एक और फंक्शन जी मानता हूँ तो जी जो होगा उसके अंदर हम एफ ऑफ एक्स को रख के सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने एफ ऑफ एक्स को निकालने के लिए एक्स को रख के सॉल्व किया, तो वैसे ही मैं जी जी ऑफ एक्स है ना, जी ऑफ मतलब जी ऑफ एक्स तो नहीं होगा, बट जी अगर मुझे निकालना है फंक्शन, तो मैं उसमें जी के अंदर एफ ऑफ एक्स रखूंगा। तो जब अपन इसको कंबाइनली बोलते हैं, अपन इसको ऐसे बोलते हैं जी ऑफ एफ, है ना। कंबाइनली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ का मतलब होता है कि पहले आपने फंक्शन एफ को सॉल्व किया है, उसके बाद एफ की जो वैल्यू आई है उसको आपने जी वाले फंक्शन में पुट कर दिया। तो इसमें एक्चुअली लिटरली आपको करना भी ऐसे ही है क्वेश्चन में, कि आपको क्या करना है, पहले एफ ऑफ एक्स निकालना है, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको आपको जी ऑफ एक्स में रख देना है। आपको दो फंक्शन गिवन होंगे, ठीक है, दोनों फंक्शन आप देखोगे और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करोगे। क्लियर है। तो जब आप ए से बी से सी दो फंक्शन की बात करते हो, ए से बी आपका फंक्शन एफ है और बी से सी आपका फंक्शन जी है, तो जी ऑफ एफ क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर सभी को, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है एग्जाम्पल 15 के अंदर, लेट एफ इजिकल्स टू 2 3 4 5। देखो अपने को एफ फंक्शन दे रखा है और जी फंक्शन भी अपने को दे रखा है। एफ क्या दे रखा है हमको, ठीक है, 2 3 4 5 से 3 4 5 9 पे, और जी हमें दे रखा है 3 4 5 9 से 7 11 15। मतलब ए से बी और बी से सी चल रहा है। बिल्कुल देखो, ये ए से बी हो गया एक तरह से, और ये क्या हो गया अपना, बी से सी हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है वो ऐसे डिफाइन कर रखा है कि एफ ऑफ टू, ये तीन चार वैल्यूज लिखी हुई है, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, अब वही से देख लीजिए इसको। एफ ऑफ टू जो दे रखा है वो 3 दे रखा है, एफ ऑफ थ्री जो है वो 4 दे रखा है, एफ ऑफ फोर आपको एफ ऑफ 5 के बराबर, यानी कि एफ ऑफ 5 भी आपको 5 दे रखा है, एफ ऑफ 4 भी आपको 5 दे रखा है, और जी ऑफ 3 जो है वो जी ऑफ 4 के बराबर यानी कि 7 दे रखा है। जी ऑफ 5 और जी ऑफ 9 भी आपको बराबर 11 के दे रखा है। तो हमको पूछ रहा है कि जी ऑफ एफ हमको निकालना है। तो जी ऑफ किस किस का निकालना है, देखो जो सभी एफ दे रखे हैं उन सबका निकालना है। तो जैसे कि मान लो हमको एफ ऑफ टू इजिकल्स टू 3 दे रखा है, एफ ऑफ टू इजिकल्स टू 3 दे रखा है, तो सबसे पहले हम जी ऑफ एफ ऑफ टू निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ये अपन फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो देखो जी ऑफ एफ ऑफ टू कैसे निकलेगा, सबसे पहले एफ ऑफ टू की वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे, तो एफ ऑफ टू कितना है, 3 है, तो डेट इज जी ऑफ 3 हो जाएगा। अब जी ऑफ 3 कितना है, तो जी ऑफ 3 अपने को 7 दे रखा है, तो 7 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बस ध्यान से देखिएगा आप, जैसे जी ऑफ एफ ऑफ मैं 3 निकालता हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ 3, तो जी ऑफ एफ ऑफ थ्री कितना है, एफ ऑफ 3 आपका 4 है, तो एफ ऑफ थ्री की जगह मैंने 4 लिख दिया, तो जी ऑफ 4 कितना हो जाएगा, तो जी ऑफ 4 यहाँ पे देख लो आप, जी ऑफ 4 इज 7, तो इसका आंसर भी 7 हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर जी ऑफ एफ ऑफ 3 हो गया, 4 निकालना है आपको, जी ऑफ एफ ऑफ 4 निकालना है, तो दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ 4 कितना है आपका, 5 है, जी ऑफ 5 कितना है, तो जी ऑफ 5 इज 11, तो ये अपना 11 आ गया। सिमिलरली जी ऑफ एफ ऑफ 4 के बाद में 5 था, जी ऑफ एफ ऑफ 5 मुझे अगर निकालना है तो वो भी क्या होगा, देखो एफ ऑफ 5 की वैल्यू भी 5 है, तो ये भी जी ऑफ 5 हो जाएगा, और ये आपका वन सेकेंड कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, एक से दूसरे फंक्शन को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये एक्सरसाइज थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी, मिसलेनियस की एक्सरसाइज है। फाइंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ जी, मतलब इसमें जी ऑफ एफ भी निकालना है
और एफ ऑफ जी भी निकालना। देखो एफ ऑफ जी कैसे निकालोगे आप, जी के अंदर फंक्शन की वैल्यू एक्स की वैल्यू पुट करो, जो भी रिजल्ट आएगा उसका एफ ऑफ एक्स निकाल, मतलब एफ ऑफ फंक्शन निकाल दो, ठीक है ना, उसका फंक्शन आप सॉल्व कर दो, ठीक है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू को एफ के अंदर पुट करना है, तो आपको यहाँ पे दोनों ही निकालने हैं, और जो फंक्शन है वो आर से आर है और जी भी जो है वो आर से आर है। एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है कॉस एक्स, और जी ऑफ एक्स आपको दे रखा है 3x का स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जी ऑफ एफ निकाल देते हैं। इस क्वेश्चन में ये भी प्रूव करना है कि जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी बराबर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी बराबर तो नहीं होता, ठीक है ना, अलग अलग मतलब फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, बट मोस्टली ये बराबर नहीं होता। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन। जी ऑफ एफ का मतलब ये होता है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन है अपना, तो एफ ऑफ एक्स अपना कॉस एक्स है, तो ये जी ऑफ क्या हो जाएगा, जी ऑफ कॉस एक्स, ये अपना जी ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, जी ऑफ कॉस एक्स का मतलब ये है कि जी अगर एक्स है तो 3x स्क्वायर है, और जी अगर कॉस एक्स है, जी अगर कॉस एक्स है तो जी अगर कॉस एक्स है तो बात ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ लिख देता हूँ मैं। जी अगर कॉस एक्स है तो इसका मतलब 3 कॉस एक्स का स्क्वायर है, कॉस एक्स का क्या है स्क्वायर, तो यह तो 3 कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट आंसर, दैट इज जी ऑफ एफ, ये आपका एफ। अब आप क्या करोगे, इसमें एफ ऑफ जी निकालोगे। तो एफ ऑफ जी कैसे निकलेगा, देखो एफ ऑफ जी यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये सॉल्व करना है आपको। तो इस बार जी ऑफ एक्स कितना है अपना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है अपना 3x स्क्वायर, तो मैंने 3x स्क्वायर यहाँ पे रख दिया। अब एफ ऑफ 3x स्क्वायर कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो एफ ऑफ एक्स अगर cos x है तो एफ ऑफ 3x स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स अगर cos x है तो एफ ऑफ 3x स्क्वायर क्या होना चाहिए, है ना, x की जगह x है तो 3x स्क्वायर बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगा, तो cos ऑफ x की जगह आ जाएगा 3x का स्क्वायर। तो एफ ऑफ जी आपका कितना आ जाएगा, एफ ऑफ जी आपका आ जाएगा, एफ ऑफ जी आपका आ जाएगा cos ऑफ 3x का स्क्वायर। अब देखो 3 cos स्क्वायर एक्स और cos 3x स्क्वायर सेम नहीं होता, अपन यहाँ लिख देंगे जी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, ठीक है ना, ये बराबर भी नहीं है, और इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पे डेफिनेशन पे आते हैं अपन, सोल्यूशन नहीं डेफिनेशन है। देखो इन्वर्टिबल जो फंक्शन होता है, इन्वर्टिबल जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है जिसके अंदर, जैसे कि एक डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ पहले मैं, कि फंक्शन जो है x से y पे डिफाइंड, अगर इन्वर्टिबल उसको बोलेंगे, अगर वहाँ पर एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है g जो कि y से x की तरफ आ रहा है, जैसे कि आप क्या फंक्शन x से y डिफाइन कर रहे हो, तो एक और फंक्शन g वहाँ पर होगा जो y से x पे आएगा, और इस तरह से आएगा कि g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x वो आइडेंटिटी फंक्शन ix, और f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, f ऑफ g ऑफ y दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन iy बन के आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे कि मान लो x से y आपका कोई फंक्शन जा रहा है, ठीक है ना, x से y आपका कोई फंक्शन जा रहा है, मेरी बात आप समझना कि अगर आप g ऑफ f निकालते हो तो इसके लिए आप g ऑफ f ऑफ x करोगे, तो g ऑफ f ऑफ x क्या आएगा बच्चों, f ऑफ x आपका y आ जाएगा, f ऑफ x आपका क्या आएगा y आएगा, तो g ऑफ y जो है ना वो वापस आपका x आ जाएगा। मतलब कि आप फंक्शन निकालोगे x का तो y आ जाएगा, और फंक्शन निकालोगे g से y का तो x आ जाएगा, मतलब x से y आ रहा है, y से x आ रहा है, तो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल इनवर्स की तरह ये काम कर रहा है। आप देखोगे अगर ध्यान से कि x को रख रहे हैं तो y आ रहा है, y रख रहे हैं तो x आ रहा है, मतलब आपस में फंक्शन एक दूसरे को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा अगर होता है तो इसको बोला जाएगा इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन बाय डिफॉल्ट, सोचो कि यही चीज अपन ऑन टू के अंदर, जब अपन ऑन टू को सॉल्व करते थे अपन यही चीज करते थे ना, एफ ऑफ एक्स को अपन y मान लेते थे, फिर x की वैल्यू y से अपन सॉल्व करते थे। तो इन्वर्टिबल फंक्शन तो तभी बनेगा ना जब वो ऑन टू होगा। दूसरी बात, वो वन वन भी होना चाहिए। वन वन क्यों होना चाहिए, देखो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर x का जो रिजल्ट है, x का जो रिजल्ट है वो y आने वाला है, या x1 का y1 आने वाला है, ठीक है, x2 का जो रिजल्ट है वो y2 आने वाला है, x3 का जो रिजल्ट है वो y3 आने वाला है, तो इसका मतलब y1 का रिजल्ट वापस x1 आएगा, y1 का रिजल्ट वापस क्या आएगा x1 आएगा, y2 का रिजल्ट वापस x, इन्वर्टिबल की बात करो ना मैं, x2 से अगर y2 आएगा तो y2 से वापस x2 भी तो आएगा, तभी तो इन्वर्टिबल होगा। फिर y3 से वापस क्या आएगा x3 आएगा, इस टाइम पे जो फंक्शन काम करेगा वो f होगा, इस टाइम पे जो फंक्शन काम करेगा वो g होगा। तो कुल मिला के
आप जी ऑफ एफ निकालोगे तो फंक्शन आपका वही वापस आ जाएगा। ठीक है, तो x1 से y1 आएगा, y1 से, तो ये कहीं ना कहीं आप समझोगे कि ये 1 1 भी होना चाहिए, बाकी ये फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, ये फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। थोड़ा विचार करना, फंक्शन बनने की भी कुछ शर्त होती है, मैं आपको बताई थी। ठीक है ना, तो उस शर्त के अकॉर्डिंग ये फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। तो ये 1 1 और 1 2 बाय डिफॉल्ट ही होता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि f अगर इन्वर्टिबल है देन f मस्ट बी, है ना, कंपलसरी कर दिया है, 1 1 एंड ऑन 2, है ना, ये होना ही चाहिए। और कन्वर्सली ऐसा भी बोला गया है कि अगर f जो है वो 1 1 एंड ऑन 2 है तो वो मस्ट बी इन्वर्टिबल, तो वो इन्वर्टिबल होगा। यानी इन्वर्टिबल होने की शर्त है वो यही है कि 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, और अगर 1 1 ऑन 2 है तो वो इन्वर्टिबल होगा। ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। फिर आज अपना आ जाता है एग्जाम्पल 17 पे। लेट एफ जो है वो आपको दे रखा है एन से वाई विद अ फंक्शन डिफाइंड बाय, देखो एफ ऑफ एक्स आपको यहाँ पे दे रखा है 4x+3। ठीक है, और जहाँ पे वाई जो है पूरी की पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है। आपको शो करना है कि जो एफ है वो इन्वर्टिबल है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर हमको जो वाई दे रखा है ना, उसमें वाई दे रखा है एज एन एलिमेंट, तो एलिमेंट जो है, और वाई आपको दे रखा है 4x+3। ठीक है, ये भी आपको दे रखा है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो फंक्शन जो y है 4x+3 इसको भी कंसिडर कर लेते हैं, और जो अपना एफ ऑफ एक्स है वो अपने को दे ही रखा है, कितना दे रखा है 4x+3। तो देखो मुझे क्या शो करना है, इसको इन्वर्टिबल शो करना है। ठीक है, श्योर दैट एफ इज इन्वर्टिबल, तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें होता यूँ है, मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया है कि जी ऑफ एफ अगर आप निकालोगे तो एक्स आएगा, और अगर आप एफ ऑफ जी निकालते हो तो ये वाई आता है। ठीक है, एफ ऑफ जी निकालोगे तो वाई आएगा, और जी ऑफ एफ क्या आएगा बच्चों, एक्स आएगा। ये होता है इसके अंदर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वही चीज करनी पड़ेगी, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी निकालना पड़ेगा। तो पहले अपन क्या कर देते हैं, जी ऑफ एफ निकाल देते हैं। ठीक है, देखो दूसरा रिवर्स फंक्शन क्या होगा, तो रिवर्स, पहले रिवर्स फंक्शन तो बना ही नहीं, रिवर्स फंक्शन बना लेते हैं। जो आपका सीधा फंक्शन है वो तो ये रहा। ठीक है, अब जो रिवर्स फंक्शन जो वाई से एक्स की तरफ जाएगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, ये वाला जो फंक्शन है एक्स से वाई की तरफ वाला है। ठीक है, वाई से एक्स की तरफ वाला फंक्शन का आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये ना y बराबर 4x+3 यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, देखो y बराबर 4x+3 है, तो यहाँ से y-3 बराबर क्या आएगा 4x, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा y-3/4। ये आपका रिवर्स फंक्शन हो गया। ठीक है, ये आपका एक्चुअली फंक्शन y से x की तरफ हो गया। क्लियर है, तो ये जो आपका x है डेट इज बेसिकली g ऑफ y, ये g ऑफ y है, इसको y-3/4 इस तरह से आप इसको लिख देते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं ना, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जी निकालेंगे, सॉरी जी ऑफ एफ पहले जी ऑफ एफ निकालेंगे। ठीक है, फिर जी ओ एफ अगर बराबर आ जाएगा एक्स के, ठीक है ना, तो हमारा फंक्शन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, जी ऑफ एफ क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, तो एफ ऑफ एक्स आपका है 4x+3, 4x+3। अब जी ऑफ 4x+3 को आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखो तो जी ऑफ वाई जो है आपका वो है y-3/4, तो जी ऑफ 4x+3 क्या होना चाहिए, तो जी ऑफ 4x+3 आपका होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे ये आ रहा है ना y, वहाँ पे आपको 4x+3 रखना है, तो 4x+3 -3/4 को सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटेगा तो x आ जाएगा। तो यानी कि जी ऑफ एफ जो है वो आपका x आ चुका है। ठीक है, डेट इज आइडेंटिटी फंक्शन x। तो जी ऑफ एफ तो आपका x आ चुका है, लेकिन अगर आप चाहो तो एफ ऑफ जी भी निकाल सकते हो, हालांकि हो गया इन्वर्टिबल तो प्रूव हो चुका है, एफ ऑफ जी भी आप निकाल देते हो। तो एफ ऑफ जी कैसे निकालेंगे, देखो दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एंड जी ऑफ एक्स इज व्हाट, जी ऑफ एक्स अभी जस्ट आपने देखा, जी ऑफ एक्स जो है मतलब जी ऑफ वाई, सॉरी जी ऑफ वाई सॉरी 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 रिवर्स फंक्शन, जी ऑफ वाई, एफ ऑफ जी ऑफ वाई। ठीक है ना, तो जी ऑफ वाई क्या है आपका, तो जी ऑफ वाई है हमारा y-3/4, y-3/4। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, एफ ऑफ जो ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 4x+3 उसमें इसको पुट करना है। तो 4x की जगह y-3/4 आपको पुट करना है +3।
+3, ठीक है। तो ये देखो 4 से 4 कट जाएगा, या मुझे क्या मिलेगा, y -3 +3, -3 से +3 कट जाएगा तो y मिल जाएगा। यानी कि मेरा एफ ऑफ जी कितना आ चुका है, y आ चुका है। तो देखो g ऑफ f आपका x आ चुका है, एफ ऑफ जी आपका y आ चुका है। ये आपका प्रूव हो चुका है कि यस द फंक्शन इज इन्वर्टिबल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी पूछ रहा था कि फाइंड द इनवर्स। तो देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो जी ऑफ वाई जो आपका आता है यही आपका इन्वर्स होता है, ठीक है। तो जी ऑफ वाई आपका क्या आया है, देखो जी ऑफ वाई आपने निकाला था, डेट इज y-3/4, y-3/4, ये आपका इन्वर्स है। इन्वर्स दैट इज f ऑफ -1, ठीक है ना। f ऑफ -1 भी आप इसको कहते हैं। क्लियर, ये आपका आंसर है। तो ये आपका टॉपिक अब फिनिश हो गया है। अब अपन आ जाते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल की तरफ। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, अब इसमें क्या है कि पिछला वर्ष सारे कंसेप्ट इसमें शामिल हो गए हैं। ठीक है, R1 और R2 दो है, आर इक्विवेलेंस रिलेशन से, दो इक्विवेलेंस रिलेशन R1 R2 है एक सेट ए के अंदर, सो दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो R1 और R2 जो है ये रिलेशन है फ्रॉम सेट ए, ठीक है। तो सेट कैपिटल है ना, तो हमको क्या करना होगा, इसको देखो इक्विवेलेंस शो करने के लिए इसको तीन चीज़ें शो करनी पड़ेगी। पहले इसको रिफ्लेक्सिव शो करेंगे, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। तो इसमें कोई बड़ा मेथड नहीं है, आपको जो डेफिनेशन है वही आपको लिखनी है, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्सिव का प्रूव होगा, देखो रिफ्लेक्सिव तब भी प्रूव होगा जब मान लो कि लेट कोई सेट ऑफ एलिमेंट है ए, वो अगर R1 से रिलेट कर रहा है, ठीक है ना, और जो ए है वो बिलोंग्स टू कैपिटल ए है, लेट ए का पार्ट होना चाहिए, एंड वही जो एलिमेंट है उस तरह के एलिमेंट वो R2 से भी रिलेट कर रहा है, मतलब R2 का भी पार्ट R2 से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 100% बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 से, क्योंकि वो दोनों का कॉमन पार्ट है। अगर कॉमन पार्ट है तो दोनों से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे, यस फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, मतलब रिलेशन, सॉरी फंक्शन कहाँ से आ गया, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ से आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बोला, आपको सिर्फ डेफिनेशंस लिखनी है। फिर आपको क्या लिखना है, सिमेट्रिक इसको शो करना है। तो सिमेट्रिक आप कैसे शो करोगे, देखो वही है, ए बी बिलोंग्स टू ए, मान लीजिए आप इस बार ए बी बिलोंग्स टू ए, कि सिमेट्रिक के लिए दो नंबर होता है। तो पहले तो अपने को पता है कि हेयर मान लेते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू, ठीक है। अब किससे बिलोंग कर रहा है, तो वो कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 से, ठीक है। R1 इंटरसेक्शन R2 से वो बिलोंग कर रहा है, विच मीन्स कि वो जो ए बी एलिमेंट है वो R1 से भी बिलोंग करेगा, और वही ए बी एलिमेंट आपका R2 से भी बिलोंग करेगा। पर दिस इम्प्लाइज, देखो मेरी बात सुनो, R1 से अगर ए बी बिलोंग करेगा तो R1 तो ऑलरेडी इक्विवेलेंस है, तो इसका मतलब बी ए जो है वो भी क्या करेगा, R1 से रिलेट करेगा। यहीं पर देखोगे आप, तो यहाँ पर भी बी ए जो है वो R2 से भी रिलेट करेगा। अगर वो दोनों से रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब ये कि बी ए जो है वो किससे रिलेट करेगा, R1 इंटरसेक्शन R2 से। तो देखो ए बी अगर R1 इंटरसेक्शन R2 से रिलेट कर रहा है, बी ए भी R1 इंटरसेक्शन R2 से रिलेट कर रहा है, तो यस इट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर लास्ट इसमें अपने को प्रूव करना है ट्रांजिटिव, ये थोड़ा लंबा हो सकता है। ट्रांजिटिव के लिए अपन मान लेते हैं कि लेट ए बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 से, एंड बी सी जो है वो भी बिलोंग्स कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 से। तो ट्रांजिटिव होने के लिए ए सी को भी बिलोंग करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी जो है, मैं एक ही सेट लिख रहा हूँ, दो नहीं लिख रहा हूँ, ये R1 से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। और जो बी सी है वो भी R1 से बिलोंग करेगा। अब देखो ए बी और बी सी दोनों ही R1 से बिलोंग करेगा, तो दिस इम्प्लाइज ए सी जो है वो तो R1 से बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि R1 ऑलरेडी इक्विवेलेंस है। सिमिलरली अगर वही ए बी R2 से बिलोंग करता है, वही बी सी R2 से बिलोंग करता है, तो वो ए सी R2 से भी बिलोंग करेगा। तो दिस इम्प्लाइज, मतलब कि इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कि जो ए सी है वो बिलोंग्स करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 से भी। तो ए बी बी सी है, ए बी बिलोंग कर रहा है R1 R2 से, बी सी बिलोंग कर रहा है R1 R2 से, तो ए सी भी अगर R1 R2 से बिलोंग करता है तो यस इट इज़ ट्रांजिटिव, तो वो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। और तीनों ही है,
देन इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक तरह का इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल 19, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर डिफाइंड बाय एक्स वाई। एक्स वाई पे रिलेशन है किसका, यू वी का, ठीक है। इफ एंड ओनली वो कंडीशन दे रखी है कि एक्स वी जो है वो वाई यू के बराबर है। आपको शो करना है कि आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस फंक्शन को भी अपने को शो तो इक्विवेलेंस ही करना है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्स शो कर देते हैं। देखो कुछ खास नहीं होता इन क्वेश्चंस के अंदर, जो लैंग्वेज दे रखी होती है उस लैंग्वेज को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होता है। जैसे हमको रिलेशन दे रखा है एक्स वाई से यू वी का, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब दोनों साइड क्या होंगे, एक्स वाई होंगे। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए एक्स वाई जो है वो रिलेट करना चाहिए एक्स वाई से, और ये तभी होगा जब एक्स वी बराबर वाई यू भी सेटिस्फाई हो। तो देखो आपको इसमें करना यू है, एक्स वाई से एक्स वाई है तो यू की जगह तो आप एक्स और वी की जगह वाई लिख दीजिए। तो यू की जगह मैं लिख देता हूँ एक्स और वी की जगह में वाई लिख देता हूँ। तो एक्स वाई बराबर वाई एक्स, यानी कि एक्स वाई बराबर एक्स वाई आ रहा है। तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड कंडीशन है, बस कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, सेटिस्फाइड, सो इट इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पे अपन चेक करते हैं सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे अपन, एक्स वाई जो है वो रिलेट करना चाहिए वाई एक्स के साथ में। नहीं नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया, एक्स वाई जो है वो आपका यू वी से कर रहा है। सिमेट्रिक होने के लिए यू वी को करना चाहिए एक्स वाई के साथ में रिलेट, है ना। मतलब यू वी इधर आ जाएगा, एक्स वाई इधर आ जाएगा। तो देखो इस कंडीशन में हमारे पास में क्या दे रखा है, हमको दे रखा है एक्स वी बराबर वाई यू, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स वी बराबर वाई यू हो और वाई यू बराबर एक्स वी हो, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि फ्रॉम दिस अपन ये लिख सकते हैं कि यू वी इज रिलेटेड टू एक्स वाई, ठीक है ना, क्योंकि वाई यू से एक्स वी है तो यू वी से एक्स वाई होना चाहिए, ठीक है। मतलब रिवर्स लिखा आपने जस्ट, अपन लिखेंगे यस इट इज सिमेट्रिक। फिर एक लास्ट हमको ट्रांजिटिव शो करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई से यू वी तो हमको दे रखा है, एक्स वाई रिलेटेड टू यू वी हमको दे रखा है। दिस इम्प्लाइज, जिससे हमको मिल रहा है एक्स वी बराबर वाई यू, एक्स वी बराबर वाई यू। हम क्या एक नया फंक्शन ले लेंगे जो यू वी से जाएगा ए बी पर, और उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो आप यहाँ से ले सकते हो एक्स एक्स वी के साथ है और वाई यू के साथ है। तो हमारा यू जो होगा वो बी के साथ होगा और वी जो है होएगा वो ए के साथ में होगा। अब आप क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे करोगे तो एक्स वी इंटू यू बी बराबर वाई यू इंटू वी ए। यहाँ से आप देखेंगे u से u कट जाएगा, v से v कट जाएगा, तो एक्स बी बराबर वाई ए हमको मिल जाएगा। अब ये जो हमको मिला ना एक्स बी बराबर वाई है, इससे अपन क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, इससे अपन क्या लिख सकते हैं कि एक्स वाई रिलेटेड टू, ठीक है ना, बी और ए आ रहा है, दैट मीन्स ए बी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक्स वाई का यू वी और यू वी से ए बी से एक्स वाई से ए बी हो चुका है। तो जब भी ऐसा होता है तो यस इट इज़ ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब फंक्शन तीनों ही हो चुके हैं तो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो वो अल्टीमेटली क्या बन चुका है, इक्विवेलेंस रिलेशन बन चुका है। इस तरह से आपको शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एग्जांपल 20। इस क्वेश्चन के अंदर जो एक्स है वो एक लंबा जोड़ा फंक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और R1 जो है वो रिलेशन है, ठीक है। जो R1 जो रिलेशन है मैं उस रिलेशन को लिख रहा हूँ बस, एक्स वाई से x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3। अब देखो 3 से डिविजिबल है मतलब 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल ही 3 से डिविजिबल होगा। और R2 का एक और रिलेशन है जो कि अपने को इस फॉर्मेट में दे रखा है कि या तो वो सबसेट होगा 147 का, या तो वो सबसेट होगा 258 का, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, और 369 का भी सबसेट हो सकता है, ठीक है।
तो तीनों का हो सकता है, तीनों का कंबाइंड पार्ट हो सकता है। शो डैट R1 और R2 क्या है, बराबर है, आपको शो करना है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है। इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो R1 R2 के बराबर शो करना है, तो दोनों के सेट लिख दो। ठीक है, दोनों के क्या लिख दो आप, सेट लिख दो। तो मैं पहले R1 का सेट लिखता हूँ। देखो ध्यान आपको ये रखना है कि x माइनस वाई जो है वो 3 से डिविजन, मतलब दोनों का डिफरेंस है ना, वो 3 का मल्टीपल है। तो देखो 1, पहले 1 को ले लेता हूँ। तो 1 से अगर मैं 4 को माइनस करता हूँ तो 3 आएगा। 1 से अगर मैं 7 को माइनस करता हूँ, ठीक है, तो 6 आएगा। ठीक है, मतलब वो भी 3 का मल्टीपल है। तो ये दो मुझे यहाँ पर मिलेंगे ना, 1 के थ्रू। फिर 2 के थ्रू देख लेते हैं अपन, 2 से कौन कौन मिलेगा। तो 2 से मैं 5 को माइनस करता हूँ तो 3 आएगा। फिर 2 से मैं माइनस करता हूँ 8 को, तो 6 आएगा। ठीक है, फिर अपन आ जाते हैं 3 पे। देखो 3 से मैं क्या करता हूँ, 6 को अगर माइनस करता हूँ, 3 से अगर मैं 6 को माइनस करता हूँ तो 3 आएगा। और 3 से अगर मैं 9 को माइनस करता हूँ तो 6 आएगा, वो भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा 4 पे देख लेता हूँ, 4 पे कौन कौन है। तो 4 से मैं किसको माइनस करूँ, अगर 7 को माइनस करूँ, तो 4 माइनस 7 3 आएगा। ठीक है, तो 4 से भी आ जाएगा। और 4 से और कोई सा नहीं आएगा। फिर 4 के बाद में 5 पे आ जाता है। 5 से मुझे 5 माइनस 8 यानी 8 माइनस 5 3। ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। फिर एक हमको मिलेगा 6 से 9 का। ये हमको सारे के सारे सेट मिलेंगे R1 के। सिमिलरली R2 के लिए भी आप लिख दीजिए। देखो R2 की कंडीशन क्या है, R2 जो है वो XY है, और उसके जो XY है वो सबसेट है। किस किस के सबसेट है, तो एक तो इसने 147 बोला है, एक इसने 258 बोला है, और एक इसने 369 बोला है। इन तीनों के सबसेट है। तो देखो मेरी बात सुनो, इन तीनों के सबसेट क्या क्या बन सकते हैं वो आप यहाँ लिख दो। ठीक है, लिखो भले मत लिखो, आंसर तो ऊपर दिख रहा है, पर शो करना पड़ेगा। देखो 147 के सबसेट क्या क्या बन सकते हैं, 14 बन सकता है। ठीक है, 14 बन सकता है, 17 बन सकता है। ठीक है, 1417 या 47 बन सकता है। ठीक है, और 258 के क्या क्या उसके रिवर्स भी बन सकते हैं, रिवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर की बात नहीं करी अपन ने। रिलेशन भी डिफाइन नहीं है, रियल नंबर है या कहाँ पे है। लेकिन जिस सेट पे डिफाइन है ना 1 से लेकर 9, वहाँ तक तो मुझे रिवर्स करने की परमिशन नहीं है। नेगेटिव नंबर मुझे इस सेट में नहीं दे रखे। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं 258 से। तो इसका देखो, एक तो 25 आ जाएगा सेट, सब सेट है ना। 28 आ जाएगा, और एक इसका 58 भी आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही 369 का 36 आ जाएगा, 69 आ जाएगा, और 39 भी आ जाएगा। अब लिटरली अगर आप इन दोनों सेट को कंपेयर करोगे, तो कंपेयर बोथ R1 एंड R2। अगर और R1 और R2 को आप कंपेयर करते हो, तो आप ये देखोगे, R1 R2 का कंपेयर करते हो तो आप ये देखोगे कि दोनों बराबर ही है। ठीक है, अच्छा इसमें एक मैंने बहुत कॉमन मिस्टेक कर दी, वो ये है कि अब मैं इसको सुधारूंगा नहीं, मैं इसको ये छोड़ दूंगा। x माइनस वाई जो है ना वो 3 से डिविजिबल था। तो मैंने क्या किया है, पूरे के पूरे सेट के अंदर 1417, तो आप इन सबको रिवर्स कर दीजिएगा ना, रिवर्स ऑल। पूरा मैं क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप रिवर्स ऑल सबको रिवर्स कर दीजिए। ठीक है ना, तो आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सही है जो लिखा है, बट रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे 14 को 41, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 एलिमेंट है, वो सब बराबर ही है, आप चेक कर सकते हो। सो R1 इजिकल्स टू R2। ठीक है, R1 R2 का इसका मतलब बराबर है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा सबको रिवर्स जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन। लेट f ऑफ एक्स वाई बी अ फंक्शन, डिफाइन द रिलेशन r इन x गिवन बाय। देखो r आपको दे रखा है रिलेशन ए बी पर, जहाँ पर f ऑफ a आपको बराबर दे रखा है f ऑफ b के। आपको एग्जामाइन करना है r जो इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रूव कर देते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव तो फटाफट हो जाएगा। हमको रिफ्लेक्सिव के लिए पता होता है कि जो सेट के एलिमेंट है वो ए हो जाएंगे। उस कंडीशन में ये आपको पता होना चाहिए कि एफ ऑफ, देखो इसको से लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए, और होता है। तो यस, रिफ्लेक्सिव, डेट से इतना से लिखना है बस। फिर सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे अपन, सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा सीन।
तो देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, जिस पे हमको मिलेगा एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, देन अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है, ठीक है, तो देन एफ ऑफ बी भी तो बराबर होगा एफ ऑफ ए के। तो दिस इंप्लाइज डी ए बिलोंग्स टू आर, बी ए भी क्या करेगा, आर से बिलोंग करेगा, तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा क्योंकि ए भी बिलोंग कर रहा है और बी ए भी कर रहा है। अब थर्ड आपको चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए आप कैसे चेक करोगे, तो ट्रांजिटिव के लिए देखो, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो उस कंडीशन में एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी आपको मिल रहा है। फिर आप मान लो कि कोई बी सी जो है वो भी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, तो उसमें एफ ऑफ बी आपको एफ ऑफ सी के बराबर मिलेगा, तो फ्रॉम बोथ, दोनों से। तो देखो एफ ऑफ ए जो है वो बराबर है एफ ऑफ बी के, और एफ ऑफ बी बराबर है एफ ऑफ सी के, यानी एफ ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ सी के बराबर होगा। तो दिस इंप्लाइज ए और सी बिलोंग्स टू आर, तो यस ट्रांजिटिव भी ये बन जाएगा। अगर ये तीनों ही बन रहे हैं तो ये इक्विवेलेंस है, ठीक है ना, इस तरह से ही शो करना है, कोई सी बड़ी बड़ी रामायण नहीं है। अगर आपको मेथड समझ में आ गया है तो आप आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू वन, मतलब इट्स सेल्फ है ना, खुद के साथ ही है। तो ए जो है आपका वो दे रखा है आपको 1 2 और 3। तो यहाँ पर क्या है, ये आपसे पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ वन वन फंक्शन यहाँ पे बन सकते हैं ना, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन पूछ रहा है, ठीक है, मतलब वन वन फंक्शन के नंबर पूछ रहा है कितने बन सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे ए से ए पे है तो 1 2 3, इधर भी 1 2 3 लिख देते हैं। तो एक तो ये बन सकता है कि 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, एक ये बन सकता है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। वैसे ही सोचो कि एक और पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है, 1 2 3, इधर भी 1 2 3, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 3 का 3 के साथ। अब ऐसे भी हो सकता है। अब ऐसे ही एक और पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि 1 का 3 के साथ हो जाए, फिर 2 का 2 के साथ और 3 का 1 के साथ। मतलब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है आप सोच के देखो। तो ऐसे आप अलग अलग सेट आपको बनाने नहीं है, आप पॉसिबिलिटी गिन सकते हो, क्योंकि देखो जो भी परम्यूटेशन करना है वो आपस में इन्हीं एलिमेंट्स को करना है। कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो अगर 3 एलिमेंट है तो वो क्या करेंगे, परम्यूटेशन करेंगे। परम्यूटेशन यानी कि वो क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है ना, परम्यूटेशन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ही तो कर रहे हैं। आप ध्यान से अगर देखोगे तो 1 1 के साथ 1, मतलब ये 1 2 3 जो है 1 2 3 के आपस में एक दूसरे के साथ ही परम्यूटेशन कर रहे हैं, तो कितने बनेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे यहाँ पर, देखो नंबर ऑफ परम्यूटेशन आपके हो जाएंगे बराबर 3 का फैक्टोरियल, या फिर 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ये 6 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपके नंबर ऑफ परम्यूटेशन होंगे, ठीक है ना। 3 नंबर के परम्यूटेशन ऐसे होंगे। अगर यहाँ पे 5 नंबर होते हैं तो परम्यूटेशन और भी डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। ए जो है आपको 1 2 3 दे रखा है, ठीक है, ए जो है आपको 1 2 3 दे रखा है। शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक इज 3। अब यहाँ पे देखो जो कंडीशन है आपके सामने वो ये है कि आपको पहली 2 3 कंडीशन दे रखी है। कंडीशन पहले पकड़ लो कौन कौन सी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ रिलेशन उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें 1 2 होना चाहिए और 2 3 होना चाहिए, मतलब 1 से 2 और 2 से 3 होना चाहिए, ठीक है। अब आपको बताना है कि विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव अब क्या क्या होना चाहिए, तो देखो देखो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। इसके अलावा वो नॉट सिमेट्रिक भी होना चाहिए। और ये सब होने के बाद भी ऐसे 3 सेट आपको मिलेंगे, मतलब रिलेशन मिलेंगे, सॉरी सेट नहीं रिलेशन मिलेंगे। तो देखो अपन लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। पहला रिलेशन लिख रहा हूँ मैं R1। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, 1 2 3 पे है, ठीक है। तो आपको देखो A क्रॉस A करना होता है ना, मतलब इसी से इसी को क्रॉस करना होता है। तो रिफ्लेक्सिव के एलिमेंट कौन कौन से बन जाएंगे, देखो 1 1 तो होना ही चाहिए, 2 2 तो होना ही चाहिए और 3 3 तो होना ही चाहिए, बाकी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अब नॉट सिमेट्रिक है तो आपको कुछ भी ऐसा रिपीट नहीं करना है। फिर उसके अंदर इसने बोला है कि 1 2 तो होना ही चाहिए। अब इसकी शर्तों पे आ जाता है ना, इसकी शर्त क्या है, 1 2 तो होना चाहिए और 2 3 भी होना चाहिए। अब देखो 1 2 है और 2 3 है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1 3 भी होना पड़ेगा, ये आप सोच के देखिएगा।
ये कम से कम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो रिलेशन हमने लिखा है आप देख सकते हो आराम से, है ना, ये अपना क्योंकि आपने लिखा है तो इस तरह से कि अपना ये तीनों हो जाए। अब देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का दूसरा रिलेशन में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 1 2 यहाँ पर है, हम क्या करते हैं इसका 2 1 भी लिख देते हैं, और 2 3 का अपन 3 2 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 1 2 का 2 1 मैंने लिख दिया है, 1 2 2 3 का 1 3 अपन रहने देता है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये भी आपका बिल्कुल क्लियर है, ये आपका सेकंड रिलेशन है। देखो ये रिफ्लेक्सिव है, ये ट्रांजिटिव, बट ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा सिमेट्रिक 1 2 का 2 1 तो दिख रहा है अपने को, बट 2 3 का 3 2 नहीं है ना, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड रिलेशन अपन लिखते हैं, देखो 1 1 2 2 और 3 3, फिर 1 2 है। अब 2 1 मत लिखो, 1 2 1 मत लिखो, 2 3 का 3 2 लिख दो, बाकी 1 3 तो आपका एज इट इज है ही है। एक मिनट, 2 3 1 2 1 2 2 3 1 3, हाँ वो है ही है। ठीक है ना, 1 2 2 3 1 3, ओके रेडी, कोई दिक्कत नहीं है। या आपने तीसरा रिलेशन लिखा है उसको R3 लिखेंगे अपन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने तीनों रिलेशन इसके लिख दिए हैं। तो यही प्रूव करना था कि रिलेशन 3 है, तो बस यस दे आर 3। चौथा आप नहीं ऐड कर सकते हैं, आप कोशिश करके देख लो भले, आप इसमें एक और कोई भी ऐड करोगे तो चक्कर पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए बस इतने ही रिलेशन आपके एस्टेब्लिश होंगे। आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो, उससे ज़्यादा आप ऐड कर सकते हो नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 24। क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1 इज 2। इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन ढूंढने अपने को। पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बट पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, थोड़ी कंडीशन अलग थी। इसमें रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और नॉट सिमेट्रिक था, लेकिन इसमें रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तीनों है। ठीक है, तो देखो सेट दो ही बनेंगे, इसके दो सेट अपन लिख देते हैं फटाफट। कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है आपको, क्या बस सेट लिखना है। जब 1 2 3 तीनों प्रेजेंट है तो 1 1 2 2 और 3 3 तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो सेट है आपका वो रिफ्लेक्सिव तो होगा। फिर इसने बोला है कि 1 2 और 2 1 आना चाहिए, तो 1 2 2 1 के आने से सिमेट्रिक बन चुका है। ठीक है, अभी आपका लफड़ा खत्म हो चुका है। तो 1 2 और 2 1 आ गया, सिमेट्रिक हो गया। अब 1 2 2 1 और 1 1 ये प्रेजेंट है, तो ये अपना पहला सेट हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन देखेंगे तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है क्योंकि 1 2 और 2 1 है, और ट्रांजिटिव भी है क्योंकि 1 2 है, 2 1 है और 1 1 भी प्रेजेंट। ठीक है ना, तो ये ट्रांजिटिव भी है। अब जो दूसरा रिलेशन लिखना है वो भी अपन लिख देते हैं। देखो उसके अंदर 1 1 2 2 और 3 3 तो आना ही है, इसके अलावा उसमें मजबूरी है कि 1 2 और 2 1 भी आना है। अब हमको क्या इसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। देखो कौन सा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो जाहिर सी बात है 2 3 और ये बच रहे हैं अपने पास में। तो अगर मैं इसमें 2 3 ऐड करता हूँ, तो देखो मुझे सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 ऐड करना पड़ेगा, पहली बात तो। फिर दूसरी बात 1 2 है, 2 3 है, तो मुझे 1 3 भी ऐड करना पड़ेगा, और 1 3 को सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा। जब मैं सारे ऐड करता हूँ तो अब ये मेरा मैटर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 9 एलिमेंट आ चुके हैं। आप जानते हो कि 1 2 3 के 3 एलिमेंट के क्रॉस में आपको 9 ही एलिमेंट मिलते हैं, तो 9 के 9 ही आ चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपना यूनिवर्सल रिलेशन है, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन, या यूनिवर्सल सेट बोलो आप इसको। ठीक है ना, सारे के सारे पेयर इसने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों R1 R2 जो लिखने के लिए बोला था वो हमने लिख दिए हैं। ठीक है, तो दो ही सेट बन रहे, तो अपन कह सकते हैं देयर आर ओनली 2 रिलेशंस एग्जिस्ट। दो ही रिलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। कंसिडर आइडेंटिटी फंक्शन IN है, IN से N पे चल रहा है। ठीक है, जहाँ पे IN को X माना है, so that IN is on 2 but IN plus IN defined by this is not on 2। देखो इस क्वेश्चन के अंदर मतलब ये समझ लो कि आधा आंसर तो इसने दे रखा है और आधा हमको बताना है। मतलब इसने लिटरली अपने को आंसर दे रखा है। देखो IN जो है उसको अपने X बोल दिया है, ये बोल रहा है कि IN जो X पे है ये तो ऑन 2 है और ये होगा भी है। N से N पे डिफाइन हो रहा है फंक्शन आपका। ठीक है, और आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी कि एज इट इज फंक्शन चलेगा, मतलब 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, इस तरह से चलेगा। तो ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, सबको पता है कि ये ऑन 2 होगा। ठीक है ना, तो इसको छोड़ दो। लेकिन जब अपन क्या करेंगे, IN के अंदर IN ऐड करेंगे, तो देखो कहने का मतलब IN अगर X है तो X में आप X ऐड कर रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, X प्लस X 2X हो जाएगा। तो अगर 2X को भी मैं एक रिलेशन है मानता हूँ, मतलब जो रिलेशन है ही है, तो ठीक है, मतलब सॉरी रिलेशन नहीं, फंक्शन फंक्शन फंक्शन
2x को भी अगर मैं एक फंक्शन मांगता हूँ, ठीक है, और फंक्शन किसका, ये f ऑफ आई एन प्लस आई एन का फंक्शन है जो कि अपना 2x है, तो इसके अंदर x की जगह यानी डोमेन के अंदर तो अपन काफ़ी सारी वैल्यूज रख सकते हैं, 1 2 3 नेचुरल नंबर की पूरी सीरीज रख सकते हैं क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो रेंज आपके आने वाली है वो रेंज आपकी 2x पे आने वाली है, यानी कि 2x को अगर अपन n से रिप्लेस करते हैं तो 2n से आने वाली है, यानी कि रेंज के अंदर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, ये सब आएंगे, तो 3 आएगा क्या, तो 3 डज नॉट बिलोंग्स टू एफ ऑफ आई एन प्लस आई एन, ठीक है ना, इससे आपका 3 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है, और क्योंकि इससे आपका 3 बिलोंग नहीं कर रहा, बट 3 इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब वो पार्ट ऑफ सेट है, ठीक है, और इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, थ्री सिंस ऐसे लिखेंगे, सिंस 3 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस फंक्शन, तो कोडोमेन कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज, कोडोमेन आपका रेंज के बराबर नहीं है, एंड फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा, है ना, तो आधा तो इसने दे रखा था, आधा अपन ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 26। तो क्वेश्चन के अंदर हमको दो फंक्शन दे रखे हैं, एक साइन एक्स है और दूसरा है अपना कॉस एक्स। एफ ऑफ एक्स अपने को दे रखा है साइन एक्स और जी ऑफ एक्स अपने को दे रखा है कॉस एक्स, दो फंक्शन है। ये बोल रहा है कि दोनों जो होंगे 1 1 होंगे। देखो सभी को पता है कि एफ ऑफ एक्स साइन एक्स की जो वैल्यू होती है यूनिक वैल्यूज होती है, आप साइन की जो वैल्यू पुट करते हो यूनिक होती है, ठीक है, हर वैल्यू पे आपको यूनिक आंसर मिलेगा, और इसको आप शो करने के लिए वो वाली कंडीशन ले सकते हो, जैसे एफ ऑफ एक्स वन इजिकल्स टू एफ ऑफ एक्स टू वाली, जहाँ पे आप साइन एक्स वन को बराबर कर दोगे साइन एक्स टू के, ठीक है, और क्योंकि साइन अगर बराबर है तो उनके एंगल्स ही बराबर होंगे, यानी कि एक्स वन किसके बराबर होगा, एक्स टू के, ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सिर्फ 0 से π/2 के लिए ही वैलिड है, 0 से π/2 के लिए, 0 से π/2 के ऊपर जाओगे तो वैल्यूज वापस रिपीट हो जाती है, ठीक है, तो सेम कॉस एक्स के लिए भी ऐसे करेंगे अपन, इसको एफ नहीं, जी एक्स वन को बराबर कर देंगे जी एक्स टू के, तो कॉस एक्स वन बराबर आ जाएगा कॉस एक्स टू के, और यहाँ से आपको x1 बराबर x2 मिल जाएगा, और ये भी आप कहाँ से कहाँ तक कर रहे हो, 0 से π/2 के लिए। तो यहाँ पर आप ये तो श्योर कर सकते हो कि बोथ आर 1 1 सेपरेटली, दोनों सेपरेटली 1 1 ही है। पर आगे क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है कि एफ ऑफ जी जो है अगर उनको अपन प्लस कर देंगे तो ये नॉट 1 1 हो जाएगा, तो व्हेन एफ प्लस जी अगर आप करते हो तो इसका मतलब आप साइन एक्स के अंदर कॉस एक्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका एफ ऑफ मतलब एफ प्लस जी का फंक्शन बन के आएगा नया। तो अब मेरी बात सुनो, ये आपका 1 1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो इसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। जैसे एफ ऑफ जी के अंदर अपन एक वैल्यू पुट करते हैं 0, तो देखो ये क्या होगा, साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है लेकिन कॉस 0 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर 0 आएगा। वैसे एफ ऑफ जी के अंदर मान लो मैं एक और वैल्यू पुट करता हूँ π/2 यानी कि 90 डिग्री, फिर साइन 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री, तो देखो मेरी बात सुनो, कॉस 90 तो 0 होता है लेकिन साइन 90 1 होता है, तो वापस क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बात तो खत्म हो चुकी है, 1 1 में क्या होता है, एक्स की एक वैल्यू पे अपने को फंक्शन की एक ही वैल्यू मिलती है, एक ही इमेज मिलती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ की यानी कि जो एक्स की दो वैल्यूज है ना, 0 और π/2, दोनों वैल्यू पर हमको एक ही इमेज मिल रही है 1, तो ये दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, तो ये 1 1 तो नहीं होगा, ठीक है ना, सेम इमेज मिल चुकी है, मैंने बोला था कि आपको एक ही शो करना होता है, एक इमेज आप निकाल दो जो ये शो कर दे कि हाँ ये नहीं है, तो उससे आपका आंसर आपका मिल जाता है, ठीक है ना, तो ये 1 1 नहीं होगा, क्लियरली। अब अपन आ जाते हैं मिससेलेनियस एक्सरसाइज की तरफ, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। मिससेलेनियस के अंदर आपके तकरीबन 7 क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसी वीडियो में इसको फिनिश कर देता हूँ, थोड़ा और लेंदी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे अपन मिससेलेनियस की, सॉल्यूशन देखते हैं। फंक्शन एफ, जो फंक्शन है वो आर से आर पर है, सॉरी आर से आर पर नहीं है, सिर्फ आर पर है, ठीक है, और जो फंक्शन है वो दे रखा है अपने को एफ ऑफ एक्स इजिकल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, ये आपको शो करना है कि ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, 1 1 ऑन टू शो करना है। देखो इस क्वेश्चन में करना यूँ है कि हमको शो करना है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है,
तो जब शो करना होता है, तो मैंने आपको बोला था कि शो करना तो बहुत ही आसान है, बस आप कंडीशन को डिफाइन कर लो। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में मोड लग रहा है, तो जब भी मोड लगे तो आप इसको दो कंडीशन पे डिफाइन कर दो। एक होगी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, एक होगी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ठीक है, मोड एक्स जो होता है इसके दो मतलब होता है, एक माइनस एक्स और एक प्लस एक्स। माइनस एक्स तब होगा जब एक्स लेस देन जीरो है, प्लस एक्स तब होगा जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है। तो ये माइनस एक्स वाला एक्स लेस देन जीरो, और ये आपका एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहले आप एक्स लेस देन जीरो के लिए इसको वन वन शो करो। तो देखो एफ ऑफ एक्स वन बराबर होगा एफ ऑफ एक्स टू के लिए, तो एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स वन अपॉन वन माइनस एक्स वन इजिकल्स टू एक्स टू अपॉन वन माइनस एक्स टू। सॉल्व करने के लिए आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि वन अपॉन एक्स वन इजिकल्स टू वन माइनस एक्स टू अपॉन एक्स टू। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा, देखो वन अपॉन एक्स वन इजिकल्स टू वन अपॉन एक्स टू। एक्स वन से एक्स वन कट जाएगा, एक्स टू से एक्स टू कट जाएगा, ठीक है। उसको वापस रेसिप्रोकल कर दो तो एक्स वन बराबर एक्स टू मिल जाएगा। तो इस कंडीशन पे तो ये वन वन आ गया है, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे। यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स वन बराबर होगा एफ ऑफ एक्स टू के, लेकिन एक्स ग्रेटर देन जीरो का एक्स अपॉन वन प्लस एक्स है, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, वन वन लगा दो। यहाँ पर एक्स टू अपॉन वन प्लस एक्स टू, इसको भी रेसिप्रोकल करो, तो वन अपॉन एक्स वन इजिकल्स टू वन प्लस एक्स टू अपॉन एक्स टू। एक्स वन से एक्स वन कटेगा, एक्स टू से एक्स टू यहाँ पे कटने वाला है, तो वन अपॉन एक्स वन बराबर वन अपॉन एक्स टू आपको मिलेगा, और यहाँ से आपको एक्स वन बराबर एक्स टू मिल जाएगा। सो वन वन तो ये प्रूव हो रहा है, ठीक है। अब ऑन टू चेक करना है आपको। ऑन टू के लिए क्या करते हैं अपन, एक्स को एफ ऑफ एक्स को अपन वाई मान लेंगे, ठीक है। तो अपन को क्या मिलेगा, देखो एक्स अपॉन, ये भी दो केस में प्रूव होगा, तो एक्स लेस देन जीरो वाला चेक कर लेते पहले। तो वाई बराबर होगा एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से देखो एक्स कितना आएगा, उधर मल्टीप्लाई कर दो, वाई वन माइनस एक्स इजिकल्स टू एक्स, वाई माइनस एक्स वाई इजिकल्स टू एक्स। इसको उधर भेज दो, तो वाई बराबर एक्स प्लस एक्स वाई। यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो वन प्लस वाई इजिकल्स टू वाई, और एक्स बराबर आ जाएगा वाई अपॉन वन प्लस वाई, ठीक है। इसको हम पुट करेंगे इन एफ ऑफ एक्स वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ वाई अपॉन वन प्लस वाई। तो ये इक्वेशन है एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, यानी कि वाई अपॉन वन प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस वाई अपॉन वन प्लस वाई। सॉल्व करेंगे इसको, तो वन प्लस वाई माइनस वाई अपॉन वन प्लस वाई, वाई से वाई कटे, वन प्लस वाई से वन प्लस वाई कटा है, वाई बटा वन आ रहा है, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ एक्स अपना कितना आ रहा है, वाई आ रहा है, ठीक है। तो ये तो अपना ऑन टू प्रूव हो चुका है। अब एक और करना है एफ ऑफ एक्स को एक्स ग्रेटर देन जीरो वाला, यानी कि एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको भी अपन वाई मान लेते हैं। यहाँ से देखो एक्स बराबर वाई वन प्लस एक्स, और ये अपने को मिल जाएगा एक्स बराबर वाई प्लस एक्स वाई। इसको उधर भेज देंगे तो एक्स माइनस एक्स वाई इजिकल्स टू वाई। यहाँ से एक्स को मान लेंगे तो वन माइनस वाई इजिकल्स टू वाई, और यहाँ से एक्स आ जाएगा वाई अपॉन वन माइनस वाई। इसको पुट कर देंगे अपन वही वाले एफ ऑफ एक्स में, तो एफ ऑफ वाई अपॉन वन माइनस वाई इजिकल्स टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, इस वाली इक्वेशन रखना है इस बार, वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई। सॉल्व करेंगे, ऊपर तो वाई अपॉन वन माइनस वाई, नीचे वन माइनस वाई प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको वाई मिल रहा है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वापस आपका वाई आ गया, तो ये आपका ऑन टू भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे बस आपको वेरीफाई करना है, कुछ नहीं करना है। आपको पता है वन वन भी है, ऑन टू भी है। आपको जो प्रीवियस मेथड्स है उन मेथड्स का यूज़ करके खाली वेरीफाई करना है कि हाँ ये बात जो है वो सत्य है, दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन एफ आर से आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये इंजेक्टिव है। देखो इंजेक्टिव का जो मतलब होता है वो होता है वन वन,
अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर वैसे भी हमको पता है कि एफ ऑफ 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, एफ ऑफ 2 रखेंगे तो 8 आएगा, एफ ऑफ 3 रखेंगे तो 27 आएगा। इस तरह से क्यूब है तो क्यूब का यूनिक वैल्यू ही आती है सब में, ठीक है ना। -1 रखेंगे, एफ ऑफ -1 रखेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्यूब है। लेकिन जब हमको पता है कि आपको समझ में आ गया है कि हाँ ये 1 1 है, तो आपको अगर सामने वाले को प्रूव करना तो आप कैसे करोगे? देखो, आप एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, x1 क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब, ये हो जाएगा x2 का क्यूब। आप क्यूब रूट ले लो दोनों तरफ, तो ये आपको x1 बराबर x2 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि यस, अब लिख दोगे लास्ट में यस फंक्शन इज इंजेक्टिव, फंक्शन आपका इंजेक्टिव हो जाएगा। दैट्स इट। शो करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको पता चल जाना चाहिए है वो। थर्ड क्वेश्चन, गिवन नॉन एम्प्टी सेट x, एक नॉन एम्प्टी सेट x है, कंसिडर पी एक्स विच इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, ठीक है। पी एक्स जो है वो सारे सबसेट का सेट है, ठीक है ना। एक रिलेशन आपको आर बनाना है पी एक्स से, जिसकी कुछ कंडीशन आपको दे रखी है। फॉर सबसेट ए बी इन पी एक्स ए आर बी, ये रिलेशन है ए से बी का, ठीक है। ए सबसेट है और ए बी दोनों सबसेट है, ठीक है, इन पी एक्स का सबसेट है। इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये आपको शो करना है कि अगर ए बी का सबसेट है तो ही ये पॉसिबल है। इज उसके बाद आगे बोल रहा है कि इज आर इन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पी एक्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ए और बी, ए इज अ सबसेट, ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है। इसके अलावा जो ए और बी वो खुद भी सबसेट है, ए भी सबसेट है किसका, पी ऑफ एक्स का, और जो बी है वो भी सबसेट है किसका, पी ऑफ एक्स का। यानी कि दोनों के दोनों पी ऑफ एक्स के पार्ट है, और उसके अंदर वापस ए जो है वो बी का पार्ट है, ठीक है। ये जरूरी होना चाहिए, अगर ए को बी से रिलेट करना तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ए बी से तभी रिलेट करेगा जब ए और बी एक ही गुट के हिस्से हो, और एक ही गुट के हिस्से हैं। ए और बी जो है वो दोनों पी एक्स का पार्ट है, बोथ आर द पार्ट ऑफ पी एक्स, बोथ आर द पार्ट ऑफ पी एक्स। तो ए आर बी इज पॉसिबल, ए आर बी जो है वो पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन ये कि क्या आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इनके बीच में जो रिलेशन है इक्विवेलेंस होगा। तो इक्विवेलेंस के लिए हमको चेक करना पड़ेगा पहले तो रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव ये कब होगा, जब दोनों के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यानी कि ए जब रिलेट करेगा खुद ए से तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब ए अगर ए से रिलेट करना है तो उसके लिए ए को ए का सबसेट होना पड़ेगा, तो ए तो ए का सबसेट ही होता है, ठीक है ना। तो यस ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन अगर जस्टिफाई हो रही है तो रिफ्लेक्सिव है, अगर नहीं जस्टिफाई हो रही है तो फिर क्या हो जाएगा, वो नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है ना। जस्टिफाई हो रही है यहाँ पे तो रिफ्लेक्सिव है। सेकंड नंबर पे आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा आपका, देखो ए आर, अगर ए जो है वो बी से रिलेट कर रहा है तो उस समय पर क्या है, ए जो सबसेट ऑफ बी है। तो अगर फॉर बी रिलेट विद ए, अगर बी को ए से रिलेट करना है तो उसके लिए बी को सबसेट बनना पड़ेगा ए का, ए, लेकिन नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। देखो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ए जो है वो बी का सबसेट है इज ओके, पर बी ए का सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें रिवर्स नहीं होता सबसेट में। कोई सेट अगर बड़ा है जैसे 1 2 3 है, 1 2 3 जो है, ठीक है, उसका कोई सबसेट 1 2 हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे कि 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 2, तो ये थोड़ी पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल है, तो सबसेट नहीं होगा ना। नॉट का निशान लगा रहा हूँ, नॉट पॉसिबल लिख रहा हूँ मैं, तो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे ही थर्ड आपको चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए जो है ए अगर बी से रिलेट करेगा तो उस समय ए इज अ सबसेट ऑफ बी। फिर बी अगर किसी सी से रिलेट करेगा तो बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। तो सी जो अपना होगा वो थोड़ा बड़ा सबसेट बन जाएगा। तो अपन जानते हैं कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ सी। अगर ए सी का सबसेट है विच मीन्स ए रिलेट कर सकता है किससे, सी से, तो इट इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा,
ये खाली सिमेट्रिक नहीं होगा, जिसकी वजह से ये नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, यही हमको चेक करना, जस्टिफाई करना था, आंसर को जस्टिफाई हमने कर दिया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 to n। देखो 1 2 3 से लेके n तक ये आपका फंक्शन है। ठीक है, और इटसेल्फ खुद से ही, ठीक है, कर रहे हैं वो रिलेशन। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ये सेट है ना, सॉरी फंक्शन नहीं है, सेट है। तो इस सेट को आप क्या करना है, इसी से क्रॉस करना है, तो बहुत सारे एलिमेंट बन के आएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके n तक एलिमेंट है। और इनको आपने वो क्या करना है, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। जैसे 1 का अपन किसके साथ में कर सकते हैं, 1 का 1 के साथ कर सकते हैं, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 4। और ये तो ठीक है, लेकिन इसमें एक चक्कर ये है कि 1 का 2 के साथ भी हो सकता है। देखो जब 1 का 2 से होगा तब 2 का 1 से हो जाएगा। ऐसा मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल भी कराया था। हमको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं। तो मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, इसके बहुत ही फर्स्ट वीडियो में, यानी लेक्चर फर्स्ट के अंदर मैंने ऑन टू निकालने का फॉर्मूला भी बताया था। ठीक है, हालांकि अपन परम्यूटेशन से भी निकाल सकते हैं, परम्यूटेशन से भी आप निकाल सकते हो। जैसे मैं बात करता हूँ कि 1 के साथ में कितने एलिमेंट अरेंज हो सकते हैं। तो 1 के साथ में 1 से लेके n तक कितने भी हो सकते हैं, यानी कि n एलिमेंट अरेंज हो सकते हैं। फिर 2 के साथ में कितने हो सकते हैं, तो एक कम कर दो n-1। 3 के साथ में कितने हो सकते हैं, 2 कम कर दो n-2। 4 के साथ में कितने हो सकते हैं, 3 कम कर दो, 3 चले गए हैं ना भाई ऊपर, तो n-3। ऐसे करते करते आप आगे आगे लिख सकते हो। तो कितने परम्यूटेशन हो सकते हैं, 1 के साथ n हो सकते हैं, n-1। तो टोटल जो परम्यूटेशन यहाँ पे हो सकते हैं वो हो सकते हैं n, n-1, n-2 एंड सो ऑन। तो इसको अपन बेसिकली बोलेंगे n फैक्टोरियल, यही इसका आंसर है। n फैक्टोरियल टोटल ऑन टू जो हो सकते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, वो आपके n फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये आपका नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज द n फैक्टोरियल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यहाँ पर हमको दो फंक्शन दे रखे हैं, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और दूसरा दे रखा है जी ऑफ एक्स, जो कि दे रखा है 2 mod x-1/2 -1। तो ये दोनों इक्वल है, हमको चेक करना है, आर एफ एंड जी इक्वल। हम इसके लिए क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करके चेक कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू तो है नहीं, 4 वैल्यू है खाली। तो एट एक्स इजिकल्स टू 1 पे चेक कर लेते पहले, सॉरी -1 पे। तो एफ ऑफ -1 कितना आएगा, देखो -1 का स्क्वायर -1, और जी ऑफ -1 कितना आएगा, 2 -1 ऑफ -1। ठीक है, यहाँ पर एक इसको -1 रखें। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, एफ ऑफ -1 आएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जी ऑफ -1 कितना आ रहा है, और सॉल्व करेंगे 3/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो एफ ऑफ -1 और जी ऑफ -1 तो बराबर है। ठीक है, अब चेक करो नेक्स्ट पे, एट एक्स इजिकल्स टू 0 पे चेक कर लीजिए आप अब। तो एफ ऑफ 0, 0 देखो 0 - 0, और जी ऑफ 0, तो 2 0 - 1/2 -1। सॉल्व करेंगे इसको, तो एफ ऑफ 0 तो 0 ही आ रहा है। जी ऑफ 0 को चेक कर लेते हैं अपन, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 0 आ रहा है, तो ये भी आपका 0 आ रहा है। तो एफ ऑफ 0 बराबर है जी ऑफ 0 पे। ठीक है, थर्ड चेक करते हैं अपन, एट एक्स इजिकल्स टू 1 पे, एट एक्स इजिकल्स टू 1, एक्स इजिकल 1 पे एफ ऑफ 1 कितना आएगा, देखो ये हमारा आएगा 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर -1, जबकि जी ऑफ 1 कितना आएगा, 2 1 - 1/2, 2 1 - 1/2 -1। सॉल्व करेंगे इसको, एफ ऑफ 1 आपका 0 आ रहा है, और जी ऑफ 1 जो है सॉल्व करोगे आप, तो 1 - 1/2 1/2 होता है, 2 से 2 कटा, 1 - 1 0 आ रहा है, ये भी आपका 0 आ रहा है। तो एफ ऑफ 1 भी बराबर है जी ऑफ 1 के। लास्ट आप चेक कर लीजिए, एक्स बराबर 2 पे, है ना। जितने कम से कम इस डोमेन की वैल्यूज है ना, उतने तो पॉइंट आप चेक करनी पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 बराबर हो जाएगा
2 का स्क्वायर -2, ठीक है। और जी ऑफ 2 आपका हो जाएगा 2, 2 - 1/2 -1। 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे। यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपन, 2 में से 1/2 गया तो 3/2, 2 में से 2 गया 3 - 1 2 आ जाएगा। यानी एफ ऑफ 2 भी बराबर है जी ऑफ 2 के, यानी कि ऑल आर इक्वल, सबके सब बराबर ही है। तो एफ क्या पूछा था अपने को, एफ एंड जी आर इक्वल, तो एफ इज इक्वल्स टू जी। यस बोथ आर इक्वल, है ना, यस भी लिख देना क्योंकि पूछ रहा है ये आर दे इक्वल और नॉट, ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है, सच दैट एफ इक्वल फंक्शन वगैरह वगैरह, ठीक है, इनका कोई सेंस नहीं बनता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। ए जो है आपको 1 2 3 दे रखा है। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं और थोड़ा सा इसे अलग था, ठीक है। और बोल ऐसा था कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, और रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए। तो कंडीशन तो समझ में आ गई है, आप लिखना शुरू करो सेट को, मतलब रिलेशन को, सॉरी। तो रिलेशन अपना हो जाएगा, देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 और 3 3 आप लगा दो। फिर इसने बोला कि इसमें 1 2 होना चाहिए और 1 3 होना चाहिए। अब क्योंकि अगर ये सिमेट्रिक है तो 2 1 भी अपने को लेना पड़ेगा और 3 1 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखो 1 2 है और 2 1 है, 1 1 अवेलेबल है, 1 3 है और 3 1 है तो 1 1 अवेलेबल है। मतलब अभी जो कंडीशन मेरे को दिख रही है उसके अंदर ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सब है, तो मुझे इसको नॉट ट्रांजिटिव बनाना है। तो ये आपका रिलेशन अपन लिख सकते हैं, देखो 1 1 2 2 3 3 ये तीनों तो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव के लिए हो गए, फिर 1 2 का 2 1 और 1 3 का 3 1, ठीक है, ये अपने सिमेट्रिक का हो गया। अब ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों नहीं है, देखो छोटा सा है इसके अंदर, 2 1 का 1 3, 2 1 पे 1 3 का 2 3 यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, ठीक है ना, 2 3 मैंने नहीं लिखा है। अगर 2 3 लिख दूंगा तो चक्कर पड़ जाएगा, और क्योंकि मैंने 2 3 नहीं लिखा है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है ना। लिख दूंगा कि दिस नॉट अवेलेबल, अवेलेबल, तो नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। अदरवाइज ये अपने आप में रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अगर 2 3 लिख दूंगा तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, मतलब पूरा सेट बन जाएगा, कोई मतलब वाली बात नहीं बनेगी, ठीक है। इसका आंसर ए होगा, क्योंकि एक ही सेट ऐसा पॉसिबल है जिसमें आप ऐसा लिख सकते हो, बाकी और कोई भी पॉसिबल नहीं है। 7th क्वेश्चन की तो चलते हैं। ए जो आपको दे रखा है वो 1 2 3 दे रखा है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2, देखो लिख दो आप, है ना, 1 1 तो आएगा आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 लिखना था मैं, ठीक है। उसके बाद में अब इसने क्या बोला है कि 1 2 उसमें होना चाहिए। अगर 1 2 होगा और इक्विवेलेंस बनाना है तो 2 1 को भी आना पड़ेगा, 1 2 होगा तो 2 1 को भी आना पड़ेगा। तो बस इतना ही है। अब ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव भी है, 1 2 2 2, ठीक है, 1 2 2 1 1 1, ओके, दिस इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो एक तो अपन ये लिख सकते हैं, एक और अगर अपन लिख सको है तो देखो 1 1 2 2 3 3 के अलावा 1 2 अगर आएगा तो 2 1 भी आएगा। फिर इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना है, आपको ध्यान रखना है ना, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो फिर अपन ने जो पिछला लिखा था ना वैसे ही कुछ अपन लिख सकते हैं, 1 3 भी इसमें ऐड कर देते हैं, 1 3 होगा तो 3 1 भी होगा, ठीक है। अब इसको ट्रांजिटिव बनाना पड़ेगा। इसमें लफड़ा पहले वाले में था कि 2 1 का 1 3 से 2 3 अपने को चाहिए था, 2 3 भी ऐड कर दो। अगर 2 3 ऐड करोगे तो 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा। अब है ना ये कंप्लीट है, लेकिन ये अब यूनिवर्सल रिलेशन बन चुका है, इसमें सारे एलिमेंट आ चुके हैं, इससे ज़्यादा अपन लिख नहीं सकते। तो मुझसे को पूछेगा कितने लिख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अपन इसमें 2 रिलेशन लिख सकते हैं, R1 और R2। इसका आंसर यहाँ पे 2 होगा, ठीक है ना। इन दो के अलावा अपन कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो इतने लंबे समय के वीडियो के बाद में बहुत बहुत धन्यवाद। रिलेशन एंड फंक्शन पूरी तरह से एनसीईआरटी के थ्रू खत्म हो चुका है, 2024 का कंप्लीट कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। लिखने का तरीका जो भी कुछ है आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर वीडियो आपका नहीं बन पाता है तो आप टेलीग्राम पे जाकर PDF भी
देख सकते हैं पीडीएफ के अंदर आपको सारे के सारे सॉल्यूशन एज इट इज़ मिल जाएंगे जिस तरह से मैंने करवाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।